टैक्स बचाना हो या टैक्स चुकाना हो, कहीं भी आपको उलझन हो रही हो या फिर नियम में कोई कंफ्यूजन दिख रहा हो, तो ऐसी हर उलझन को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारी इस कोशिश में हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मैं और कोहली साहब आपको कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं अगले आधे घंटे तक, तो कहीं जाइएगा नहीं। मसलन, अगर आप किसी से उधार लिए हैं या उधार दिए हैं तो क्या कहते हैं टैक्स के नियम। क्रिप्टो करेंसी में इन दोनों लोग काफ़ी निवेश करने के लिए फिर से उतावले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ भी टैक्स की देनदारी बनती है कई सारी जगहों पर। इसका आपको ख्याल रखना है, ये बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर मुआवजे में आपको कोई मोटी रकम मिल गई है तो कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो इन दिनों बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किसी से उधार ले रहा हूँ और या फिर किसी को उधार दे रहा हूँ, तो वहाँ भी टैक्स आता है क्या। उधार तो हम दोनों आपस में सहमति से ले लेते हैं, सहमति से देते हैं, तो फिर इनकम टैक्स वाले बीच में क्या करने आ रहे हैं। कोहली साहब। बिल्कुल लक्ष्मण, आपस में लेन देन करना बहुत कॉमन है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों में। मैं जाऊं तो बहुत मतलब ये है कि नज़दीक के लोग जब आपस में लेन देन करते हैं तो उसमें कुछ नियम है जो ध्यान में रखने वाले हैं। और मैं इस लेन देन को कर्ज ना माना जाए। नहीं, कर्ज तो होता ही है। अब आपने उधार मान लीजिए, कहा भाई आज यार मेरे पास दोस्त को कहा यार आज जरूरत है 50,000 रुपये दे दो, 1,00,000 रुपए दे दो, लौटा दूंगा 3 दिन में, तो कर्ज तो कर्ज ही है, चाहे दोस्त से लिया जाए, थोड़ा इनफॉर्मल होता है। बस यहीं पर नियम आते हैं। तो पहले तो आपको देखना है जब भी आप लेन देन करें अपनों से मैं दोस्त भी ले रहा हूं, तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें, जो मुझे लगता है 99% लोग मिस करते हैं। क्योंकि आपस में आप दोस्त हैं, अरे यार दोस्ती है क्या, तुमसे कागज साइन करवाना। दोस्ती के लिए कागज नहीं साइन कराना है, वो नजदीकी तो आपकी बनी हुई है, विश्वास है। पर आयकर के लिए कल को अगर ये ट्रांजैक्शन पकड़ा जाता है, कल को इस ट्रांजैक्शन पे सवाल पूछा जाता है, तो आपको वो कागज ही सहयोग करेगा। दोस्त वहां साथ में आके खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तो अलग बात। तो पहला तो डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा इसमें ये देखना है कि अब लक्ष्मण पते की बात यह है कि इस पे ब्याज होता है कि नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि अगर नजदीक का है तो भाई ब्याज लेना तो बड़ा अजीब सा लगता है, यार क्या तुमसे ब्याज लेंगे हमको। पर कई बार बड़ी रकम भी होती है, तो बड़ी रकम पे क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दोस्त कह देता है, रिश्तेदार कह देता है यार मैं अगर बैंक में रखता तो मेरे को 5-7% ब्याज आता, आपको मैं दे रहा हूं तो मैं तो फ्री दे रहा हूं, तो मुझे कुछ दे देना। अब अगर ब्याज आ रहा है तो ब्याज आपको बकायदा टैक्सेबल इनकम में दिखाना पड़ेगा। अब आप मेरे से पूछेंगे अगला सवाल कि ब्याज नहीं आ रहा है फिर क्या होगा। अब ब्याज नहीं आ रहा है तो क्या नोशनल इंटरेस्ट लगेगा, इस पर थोड़ा सा ग्रे एरिया। अच्छा, ये भी ब्याज नहीं भी लिया सामने वाले तब। हाँ, आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए दस्ती उठा लिए किसी से और इंटरेस्ट फ्री उठा लिया, उसने कहा यारी दोस्ती कोई बात नहीं, 1 साल के लिए, दोस्ती के लिए इतना तो चलता है ना, ब्याज छोड़ देंगे। तो इस पे कुछ मिक्स्ड ओपिनियन डिपार्टमेंट की आती है कि क्या नोशनल इंटरेस्ट लगेगा। वैसे जो नियम कहता है कि आपस में लेन देन पे अगर इंटरेस्ट फ्री है तो कोई टैक्स नहीं है, पर कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि डिपार्टमेंट ने टैक्स लगाया और कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया। अच्छा। यानी कि ब्याज नहीं लगाया पर उसको नोशनल इंटरेस्ट मानकर उस पर टैक्स लगा दिया गया। तो आपको यह ध्यान रखना, छोटे मोटे अमाउंट पे ब्याज नहीं आता है, वो टैक्सेबल नहीं है। और अगली बात जो काम की है कि आप किस मोड से दे रहे हैं। आप कैश दे रहे हैं तो साहब 20,000 रुपए की एक लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को 20,000 के पार मत करिएगा। अगर आप 20,000 से ऊपर आपस में लेन देन कर लेते हैं तो आयकर में एक सेक्शन 269 SS और T है, वो कहता है आपने मान लीजिए 50,000 कैश लिया तो 50,000 ही उस पर जुर्माना लग जाएगा सीधा 100%, जितना आपने एक तरीके से अनअकाउंटेड मनी माना जाएगा। बिल्कुल, बट 269 SS यही कहता है अगर आपने, तो एक तो आप बैंकिंग मोड से उधार लें, दूसरा उसकी देखिए लोन जब माना जाता है लक्ष्मण, अगर वो वापस कभी किया जाए तो। अब आपने तो लोन दे दिया, दोस्त को लोन दिया और दे के आप भूल गए तो वो गिफ्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने तो, और गिफ्ट की आपको पता है दोस्तों के साथ सीमा जो है वो 50,000 रुपए की है। तो यानी कि 50,000 से ऊपर अगर आपने लोन दिया है और वो कभी वापस आने वाला नहीं है तो फिर वो जिसने लोन लिया है उसकी वो इनकम बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी, क्योंकि होता क्या है कि लोन आज लिया और 2 साल 3 साल बाद वो याद आती है बात, तो हम आज ये बात कर रहे हैं आपको, तो आप इसको पल्ले से बांध लेंगे अगर, तो मुझे लगता है कभी भी गलती नहीं। अब मैं आपसे 3 चीजें मैं इसमें रख रहा हूँ, जो आपने कहा उसको मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ, आप बताइए गलत है कि सही। पहली बात कि आप ये उधार ले किससे रहे हैं, ये आपको देखना है। अगर ब्लड रिलेशन में है या फिर इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक रिश्तेदारों से ले रहे हैं, जैसे बहन से ले रहे हैं, बहनों से ले रहे हैं, माता पिता से ले रहे हैं, तो वो कितनी भी रकम ले
उसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें कहीं टैक्स की देनदारी आपकी नहीं आती। जी। क्लियर है जी। अब इसमें भी आपको कैश नहीं लेना है, कैश नहीं, कैश नहीं, 20,000 तक 20,000 तक कैश लेना। आपको 20,000 से ऊपर लेना है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। बिल्कुल, बैंक। लेकिन नाते रिश्तेदार से अगर हम उधार लेते हैं तो क्या वहां भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है? बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन तो मुझे लगता है लक्ष्मण सभी लेन देन में करना। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लिया हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किया, नाते रिश्तेदार को से लिया या दिया, तो वहाँ पे कहता है रिमार्क्स लिखा हुआ आता है, वहाँ पर रिमार्क्स में लिख दिए कि एज ए गिफ्ट, तो क्या वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट माना जाएगा? अगर आपने लिया उधार है और वहां गिफ्ट लिख दिया है तो फिर तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। नहीं, अगर मैंने गिफ्ट लिया है या गिफ्ट ही लिख दिया, या फिर उधार लिया उधार ही लिख दिया, हाँ तो फिर ठीक है, फिर आपके पास एक एडिशनल एविडेंस बन गया कि बैंक लेते टाइम भी हमने बताया था कि ये लोन ही था। हाँ। अब एक सवाल और कि मैं जब ITR फाइल करने जाऊंगा तो क्या हमसे पूछ सकता है, जो आपके आमना सामना वाला फॉर्म वगैरह होता है कि भाई ये 2 लाख रुपए दिख रहे हैं आपके खाते में, लक्ष्मण राय के किसी भाई ने किसी ने दिया है, तो वो पैसे आए किस बात के? हाँ, ये आमना सामना में नहीं, वैसे ये AIS में, आईना इसे समझिए में दिख सकता है। अगर दिख रहा है, वैसे ये वो SFT में नहीं आता है, पर मान लीजिए दिख रहा है तो आप बताएंगे कि ये मैंने अपने इस दोस्त से पैसा लिया है, हालांकि ये उसमें नहीं, AIS में ये ट्रांजैक्शन कवर नहीं होते, पर मान लीजिए दिख भी रहा है तो आप बताएंगे कि मैंने दोस्त से लिया, ये मेरे पास लोन एग्रीमेंट इसका रखा हुआ है और इस बैंक अकाउंट में मेरे पास ये पैसा आया है, इतने साल के लिए लोन लिया है, इस पे ब्याज है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। अच्छा, वो उधार कब मेरी इनकम मानी जाएगी, कब तक न लौटाएं तो? हाँ, ये बड़ा मजेदार सवाल आपने पूछा है कि मैंने उधार दिया दोस्ती में, 2 साल के लिए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, अगर तो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है कि ये 3 साल का था और अब 3 साल से ऊपर बीत चुके हैं, तो 3 साल के ऊपर बीतते ही और आपने वापस नहीं किया और उसने कोई कोशिश भी नहीं की मांगने की, तो फिर ये इनकम मान लिया जाएगा। इनकम मान लिया। तो इसीलिए कागजी कार्रवाई मैंने आपको कहा कि बहुत जरूरी है। बिना कागजी कार्रवाई के तो लक्ष्मण ये पता ही नहीं लगेगा कि मैंने गिफ्ट दिया है कि लोन दिया है। ये तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, आपने कह दिया मैंने कह दिया, तो मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एक चीज़ और, जो नाते रिश्तेदार नहीं है उनसे जब हम लोग लेते हैं पैसे, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं तो उसका क्या प्रावधान है? क्या हम कहीं डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत रेलेवेंट आपने सवाल पूछा है, मैं इस पे आने ही वाला था। 2 किस्म के लोन आपने अगर ब्याज दिया है तो आप क्लेम कर सकते हैं। एक तो एजुकेशन लोन सेक्शन 80E आपको याद होता है, जिसमें आप एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट। दूसरा मजेदार बात है कि आप हाउसिंग लोन के लिए, मतलब घर बनाने के लिए अगर दोस्त से पैसा ले रहे हैं और उस पर आप ब्याज दे रहे हैं, तो बाकायदा सेक्शन 24 में ओल्ड रजीम में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। न्यू में नहीं। न्यू में तो आपको पता है वो हट ही तो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर पैसे उधार ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत ही पते की बात है, आमतौर पे हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है, तो ध्यान रखेंगे तो आराम से रहेंगे, कोई टेंशन होगा नहीं। इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलते हैं नागपुर, सबसे पहले चलते हैं पंकज सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे बैंक और पेंशन से इनकम है। किसी तरह की बिजनेस इनकम नहीं होने के कारण एडवांस टैक्स से एग्जेम्प्टेड हूँ। तो इस साल का जो मेरा बैलेंस टैक्स बनता है वो 2 लाख से ऊपर है। ITR की डेट 15 सितंबर बढ़ा दी गई है, तो क्या ये मैं 2 लाख रुपए की सेल्फ असेसमेंट टैक्स मैं सितंबर में दे सकता हूँ? मुझे कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या सेक्शन 234 या कुछ? क्योंकि 2021-22 में इसी परिस्थिति में हमें 1 लाख से ऊपर वालों को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा था, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। लक्ष्मण, मैं सिन्हा साहब की तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि इनको वो जो कोविड के टाइम का प्रोविज़न वो भी याद है, तब भी याद होगा आपको डेट बढ़ी थी और ये डेट भी बढ़ी है सिन्हा साहब। पर उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क आ गया है। फ़र्क ये कि ये जो डेट बढ़ी है ये डिपार्टमेंट ने स्वतः बढ़ाई है, अपनी मर्जी से बढ़ाई है। तो इसका जो हमारा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर आप 15 सितंबर तक भी टैक्स जमा करेंगे तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये सेक्शन 234A के अंतर्गत आप पूछ रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 234B और C के अंतर्गत जो एडवांस टैक्स, उसमें तो आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप वैसे ही माफ हैं। 234A वाला भी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद ये डेट बढ़ाई है, तो अगर आप डेट रिटर्न फाइल करने तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स इसको बोलते हैं, अगर आप जमा कराएंगे तो आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो आप पे ना तो एडवांस टैक्स का लक्ष्मण इनके ऊपर और ना ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। बिल्कुल सिन्हा साहब पर मैं बहुत ही तारीफ करूंगा। मुझे लगता है लक्ष्मण, हमारे जो टैक्स गुरु के दर्शक हैं वो बड़े अवेयर इतना अवेयर हो गए हैं और इतना एजुकेट हो गए हैं
कि वो बारीकी, ये बहुत बारीक बात है जो इन्होंने पूछ 234A, B, C अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जी चलिए सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल आपने पूछा, लेकिन कई सारे दर्शकों को आपके इस सवाल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। एक सवाल हमारे पास आया है कोहली साहब औरंगाबाद से, अरविंद गोपाल महिंद्रकर का। दरअसल ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक एजेंट हैं और ये लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करते हैं और प्रीमियम का ऑनलाइन लेते हैं और फिर उसको इंश्योरेंस कंपनी को जमा करते हैं। अब इनकी टेंशन ये है कि साल भर में कुल ट्रांजैक्शन करीब 75 लाख रुपए हो जाती है, तो इनके ऊपर भी कोई टैक्स देनदारी बनती है क्या? अरविंद जी देखिए, लक्ष्मण, एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आज बताता हूँ, ये नई चीज है, कभी इसका जिक्र नहीं आया। इसको बोलते हैं CTA। CTA हम कहते हैं क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अरविंद जी को एक अलग से क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट खोलना चाहिए, शायद हो सकता है उन्होंने खोल रखा हो। तो जो प्रीमियम आ रहा है वो आपकी इनकम नहीं है, वो इनकम तो इंश्योरेंस कंपनी की है। आपकी इनकम तो अरविंद जी वो है जो कि उस पर कमीशन आ रही है। आपने तो टोटल ब्याज 75 लाख आपने जिक्र किया, तो आपको जो कमीशन आ रही है वो आपकी इनकम है। 75 लाख रुपए जो टोटल आ रहा है वो तो लोगों का पैसा आया और आप आगे उसको जमा करा देंगे। तो जो कमीशन आएगी उस पर आप टैक्स देंगे, अपने जो खर्चे वगैरह नॉर्मल क्लेम करके। 75 लाख टोटल इनकम पे आप टैक्स नहीं देंगे। तो ये जो इनकम है सिर्फ इस पे उनको देना जो कमीशन इस पे बनेगी 75 लाख पे कमीशन। ये हो रहा है कि पैसे आ रहे हैं तो फिर इनकम टैक्स वाले पूछे हाँ, उनको लगा कि मेरे अकाउंट में 75 लाख रुपए एकदम आ रहे हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये केवल इसको हम पास ऑन बोलते हैं कि आपने लिया और आगे दे दिया, ये आपका तो है नहीं पैसा, इंश्योरेंस कंपनी का है, तो सिर्फ कमीशन पे ध्यान रखिए। कमीशन पे ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा ये कंफ्यूजन था जिसको दूर किया गया। प्रदीप अरोड़ा ये दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मैं एनपीएस से रिलेटेड विड्रॉल के ऊपर टैक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ बताएं। मैंने 2018 में एनपीएस खोला था और 50,000 पे हर साल जमा किया। अभी 3,50,000 मेरा कंट्रीब्यूशन है और मैंने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है विद इंटरेस्ट। तो 1,22,841 रुपए का गेन हुआ है इस पे। टोटल 4,72,861 रुपए मुझे मिले। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये अमाउंट टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है? अरोड़ा साहब देखिए, एक जो प्रोविजन कहता है इनकम टैक्स का, वो ये कहता है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का टोटल में से 100% विड्रॉल करते हैं, यानी कि 100% विड्रॉल अप टू 5 लाख, तो पूरी तरह से माफ है। और मान लीजिए 5 लाख से ऊपर होता, लक्ष्मण ये शायद इनकी जानकारी के लिए, बाकी दर्शकों के काम की बात हो, तो 5 लाख से ऊपर का कॉर्पस अगर हो गया है तो फिर आप केवल 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो बाकी का 40% की आप या तो एन्युटी ले लीजिए। आप एन्युटी नहीं लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको फिर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर क्योंकि अरोड़ा साहब का 5 लाख रुपए के अंदर सीमा में है, तो अरोड़ा साहब खुशखबरी है, कोई टैक्स इस पर 4,72,861 रुपए आप जो भी बता रहे थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। प्रदीप जी खुश हैं, कोई टेंशन तो नहीं? अब बहुत खुश हूँ सर, लेकिन एक चीज बताइए, ये इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करेंगे? हाँ ये सवाल होगा। इनकम टैक्स रिटर्न में अरोड़ा साहब इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFS शेड्यूल होता है, उसमें आप इसको दिखाइए कि मुझे एनपीएस मैंने विड्रॉ किया है, उसमें ये पैसा आया है, और वहाँ 5 लाख आप अपनी कॉम्पिटिशन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 5 लाख के अंदर अंदर है और उस पर कोई टैक्स नहीं गया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप इसको दिखा सकते हैं। चलिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको दिखाइएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो टैक्स गुरु है, हर हफ्ते आता है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक सवाल और, इसके बाद ब्रेक में चलेंगे हम लोग। एक प्रभात कुमार जी का सवाल आया है जो ईमेल के जरिए इन्होंने भेजा है। दरअसल इनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें इनके परिवार के 3 सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई। ये 2020 की बात है। उसके बाद ये रोड एक्सीडेंट था, तो उन्होंने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट के तहत क्लेम किया और इनको ये मुआवजा मिला जून 2024 में। अब जो मुआवजा मिला उसमें 48 लाख रुपए जो है सो कुल मुआवजा है, उसमें ब्याज जो है 11,84,000 रुपए है, और बीमा कंपनी ने सेक्शन 194A के तहत बता रहे हैं 10% TDS काट लिया, यानी 1,18,000 के करीब इनका TDS कट गया। अब ये सैलरीड पर्सन है जी, 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ब्याज टैक्स योग्य है, यानी TDS जो काटा है सही है, फिर TDS का रिफंड ले सकते हैं? देखिए प्रभात जी, पहले तो हमें बहुत खेद है, आपके जो दुखद आपने बात बताई। जो मुआवजा मिला है वो तो पूरी तरफ से माफ है। लक्ष्मण, सेक्शन होता है सेक्शन 10 ब्रैकेट में 10BC, 10 ब्रैकेट में 10BC, इसके अंतर्गत मुआवजा पूरी तरह से माफ है। अब जो 11 लाख कुछ हजार जो इनको ब्याज मिला है,
ब्याज टैक्सेबल होता है, इसीलिए उस पर आपने देखा होगा जो इंश्योरेंस कंपनी ने 10% टैक्स भी काट लिया। तो आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपने रिटर्न में दिखाइए, जो ब्याज मिला है, जो टीडीएस है उसका आप क्रेडिट लीजिए, और बाकी जो आपकी अदर इनकम्स हैं, टोटल जो टैक्स बनता है उसमें से आप टीडीएस का क्रेडिट लेके बाकी का टैक्स जमा या रिफंड जो भी होगा वो दिखाइए। तो समराइज में करूं, मुआवजा माफ है, इंटरेस्ट टैक्सेबल। तो टीडीएस सही काटा, अब TDS उसको भी आप सही काटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा करके उसका क्रेडिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए ये है, बाकी लोगों के लिए भी काम का ये सवाल था। अब फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं तो नफ़ा हो या नुकसान हो, दोनों जगह पे आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? टैक्स की देनदारी क्या बनती है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल नहीं, उससे पहले इन दिनों फिर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। जब से ट्रम्प साहब आए, लोग बड़े पैसे उसे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि जो लोग क्रिप्टो में पैसे लगा रहे हैं वो सिर्फ मुनाफे पर ध्यान दें कि टैक्स पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनको? नहीं, टैक्स पे ध्यान वर्चुअल डिजिटल एसेट कैटेगरी में आपको पता लगा है क्रिप्टो आ रहा है। आपने ठीक कहा, जब से ट्रम्प साहब आए हैं लोगों को कुछ एक को मुनाफा वगैरह भी देखने को मिला, पहले तो घाटा हो रहा था। 30% सीधा टैक्स है। जब मैं सीधा बोलता हूं, ये ध्यान से सुनना चाहिए। ना तो बेसिक एग्जेम्पशन लक्ष्मण काउंट होगी, यानी कि वो जो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ नहीं काउंट होगा इसमें, ना ही 12 लाख भी नहीं होगा, ना 12 लाख भी नहीं होगा, ना ही टैक्स ब्रैकेट काउंट होंगे, यानी कि 5%, 10%, 15%, कुछ नहीं। सीधा 30%, यानी कि अगर आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ, 30,000 रुपए शराफत से सीधा जमा करा दीजिए। कोई और इस पर ना आप कोई खर्चा क्लेम कर सकते हैं, ना ही आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, ना ही इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई। अब जो मुद्दा जो आज जिस वजह से आज इसको उठाया आपने, इसका मेन मुद्दा लक्ष्मण ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सख्ती शुरू कर दी है, क्योंकि लोग आपका जो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं उसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन होता है। तो अगर एक्सचेंज से डेटा निकाल कर डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजने शुरू किए हैं। 1% टीडीएस तो है ही है, उस टीडीएस का तो आप क्रेडिट ले सकते हैं अपने देते टाइम पर। डिपार्टमेंट ने इसको बहुत क्लोजली इन ट्रांजैक्शंस को वॉच करना शुरू कर दिया है। तो मेरी हिदायत सभी हमारे दर्शकों को, टैक्स पेयर्स को ये है कि अगर आप क्रिप्टो में डील कर रहे हैं तो इसको किसी भी तरह से ये ना समझें कि ये भला कौन देख रहा है, भला ये कैसे पता लगेगा, भला ये किसको पता लगेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट ने टेक्नोलॉजी को, लक्ष्मण, टेक्नोलॉजी की काटना टेक्नोलॉजी होती है, तो टेक्नोलॉजी के जरिए डिपार्टमेंट ने आपके जो वॉलेट्स हैं, ट्रांजैक्शन है, वो पता लगाने को, हैरान मत होइएगा अगर 2 साल बाद भी आपका वो चुपचाप किया हुआ ट्रांजैक्शन वो एकदम से नोटिस आ जाए। तो 30% सीधा टैक्स बिना सेट ऑफ, बिना कैरी फॉरवर्ड, बिना खर्चों के देना है। पहली बात तो ये कि दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि अब कोई ट्रांजैक्शन चुपचाप हो ही नहीं सकता। हाँ, चुपचाप जहां तो वो डिजिटल हुआ तो पूरी दुनिया को पता चल जाए। जी। अब ये कब पता चले, कैसे पता चले, और इनकम टैक्स विभाग इन सब चीज़ों में बड़ा खर्चा कर रहा है कि भाई डिजिटली कैसे हम चीज़ों को ट्रैक कर सकें। और एक जो बात आपने, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप भले ही दूसरे मोर्चे पे नुकसान में क्यों ना हो, शेयर बाजार में नुकसान में हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की जगह पे नुकसान में आप हो, उन सबको इनकम टैक्स विभाग कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं ना इसमें। और क्रिप्टो से क्रिप्टो में भी नहीं है, दूसरा एसेट तो छोड़ दीजिए। अच्छा। आप क्रिप्टो, मान लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी पे आपको घाटा है, एक पे नुकसान है, या उसी में एक ट्रांजैक्शन में घाटा है, दूसरे में नुकसान है, कुछ नहीं। नहीं, आपने क्या बोला कि एक ट्रांजैक्शन में घाटा है, दूसरे में नुकसान, मान लीजिए आपने बिटकॉइन लिया और बिटकॉइन में मुनाफा है, एथेरियम में लॉस है, मैं उदाहरण ले रहा हूं, या उल्टा है तो उसको आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते, या एक बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में मुनाफा है, एक बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में घाटा है, वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, घाटे का सौदा है, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, बेसिक एग्जेम्पशन भी नहीं अप्लाई होगी, टैक्स ब्रैकेट भी नहीं अप्लाई होंगे। सीधा मैंने शुरू में बोल दिया, सीधा 30% शराफत से टैक्स इसका दे देना चाहिए। मतलब मुनाफा हुआ तो हमारा, घाटा हुआ तो तुम्हारा। घाटा हुआ तो बिल्कुल। तो ये बिल्कुल फार्मूला है। तो अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि मुनाफा तो कई बार आकर्षित करता है, लेकिन इसके पीछे पेच है। इनकम टैक्स विभाग बिल्कुल बकसने वाला नहीं है, तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। चलते हैं जयपुर। इस बीच वहां से कॉल आ चुका है नवीन कुमार जी का। नवीन साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। बताएं, कोहली साहब आपके साथ हैं, आपके जो भी उलझन है दूर करेंगे। हाँ जी, हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि 2007 में हमने एक्सिस, ये मैक्स लाइफ हाउस है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो एक्सिस बैंक हो गई, एक्सिस इंश्योरेंस हो गई, तो उससे 2007 में यूलिप एक पॉलिसी ली थी हमने
जी जिसमें 2,73,000 के आसपास समय अशोर्ड था। तो हमने क्या है कि अभी वो 18 साल की पॉलिसी थी, तो हमने बीच बीच में उसमें कुछ पार्शियल पेमेंट ले दिए। जी तो अभी 2025 में, फरवरी 2025 में जब इसका पेमेंट हुआ, मैच्योर हुई, जी तो उन्होंने जो हमें पेमेंट किया, तो उसमें क्या है कि जो हमारे को इनकम हुई थी, जी मतलब मैच्योरिटी अमाउंट माइनस जो हमने प्रीमियम पे किया, जी उसके ऊपर 2% टैक्स काट के हमें पेमेंट कर दिया। जी तो मेरा ये सवाल था कि मैं जानना चाह रहा था कि सर इसके ऊपर मतलब हमारी क्या टैक्स लायबिलिटी है? इसमें नवीन जी देखिए, जो मैं एक यूनिफॉर्म रूल बताता हूँ लक्ष्मण, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इंश्योरेंस से जो पैसा आता है उस पर कंफ्यूजन रहता है। तो यूनिफॉर्म, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने टैक्स काटा है तो इंश्योरेंस कंपनी जो एग्जेम्पशन होती है वो सेक्शन 1010D में होती है। तो इसका मतलब है कि 1010D में आपकी ये पॉलिसी एलिजिबल नहीं है। आपको पता होगा 2012 से पहले और 2012 के बाद 20% होता था पहले, अब 10% ऑफ द सम अश्योर्ड अगर इसको वायलेट करता है तो फिर उस पर टैक्सेबल हो जाता है। तो ये यूलिप की पॉलिसी जो है नवीन जी, ये टैक्सेबल है। तो जो टैक्स काटा है उन्होंने ठीक काटा है। आप क्या करिए कि आप अपना जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है उसमें दिखाइए, जो TDS है उसका क्रेडिट लीजिए और आपको इसको अपनी टैक्सेबल इनकम में दिखाना पड़ेगा। यूलिप की जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल है, वो 1010D के एग्जेम्पशन के अंतर्गत नहीं आती है। कोई कंफ्यूजन नवीन जी? मैं मेरे मतलब जो ये जो टैक्स रेट जो लगेगी, टैक्स रेट मतलब जो मेरा स्लैब अभी में आ रहा है उसके अंदर लगेगा पैसा? जो टैक्स रेट लगेगा आपका, जो 2% उन्होंने काटा है, पहली बात तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। हाँ, जिस स्लैब में आप आ रहे हैं उस स्लैब में इसको आप लेंगे। जिस भी स्लैब में आप 30% में है या उससे कम वाले में, उसी स्लैब में लेंगे। सिर्फ ये कंफ्यूजन मालूम है कहाँ होता है लक्ष्मण, मैं नवीन जी भी सुन लें, कि क्योंकि TDS मात्र 2% के रेट से काटा है तो ऐसा लगता है कि हम कम उसमें आ रहे हैं। हाँ। परंतु वो TDS एक इंडिकेटिव टैक्स होता है, अपना एडवांस टैक्स की तरह होता है, पहले काट लिया जाता है, पर उसका क्रेडिट आप लीजिए। बिल्कुल जिस स्लैब में आप हैं उसी स्लैब के हिसाब से आप टैक्स देंगे। इस इनकम को आप अपनी कॉम्पिटिशन में नवीन जी जोड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैलकुलेशन भी समझ गए होंगे। चलिए नवीन जी, तो फिर भी कोई दिक्कत होगी तो टैक्स गुरु है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बेफिक्र होकर अपना टैक्स फाइलिंग करें। और बारीकी आपको समझा दिया कोहली साहब ने। इस बीच कनाडा से एक ईमेल आया है और रहीम हिरजानी साहब हैं। वैसे तो ये NRI हैं, 2002 से टोरंटो में रह रहे हैं, और लेकिन इनको इंडिया में भी कई सारी आमदनी हो रही है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है, BSE पे इन्होंने कुछ शेयर बेचे थे, और सेविंग अकाउंट भी है, वहाँ से उनको कुछ ब्याज मिला है, और शेयरों पर इनको डिविडेंड भी मिला। यानी यहाँ पे लगता है शेयर बाजार में ठीक ठाक पैसा लगा रखा है इन्होंने। अब ये ITR भरना चाहते हैं। तो ITR भरने के लिए जब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गए तो ITR 1 दिख गया, ITR 4 दिख गया। अब इनको लगता है कि ये ITR 2 और ITR 3 अभी दिख नहीं रहा है इनको। अब इनका कहना है कि क्या मुझे ITR 3 फाइल करना चाहिए, जो अभी दिख नहीं रहा है? अगर ITR 3 फाइल करना चाहिए तो कब तक दिखेगा? बड़ा प्रैक्टिकल सवाल। लक्ष्मण हिरजानी साहब की जो इनकम आपने बताई उसमें आपने डिविडेंड बताया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया और कुछ इंटरेस्ट बताया। तो इसके हिसाब से इनके ऊपर ITR 2 अप्लाई करता है। पहली बात तो ITR 3 नहीं। ITR 3 हिरजानी साहब तब आएगा अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है, पर आपकी इसमें बिजनेस इनकम नहीं है। अब सवाल उठता है आपको दिख नहीं रहा है, बिल्कुल आपने ठीक बात पकड़ी है। इसकी यूटिलिटी अभी अपलोड नहीं हुई है, यूटिलिटी अभी दिखनी नहीं शुरू हुई है। फॉर्म्स तो रिलीज हो गए थे, अप्रैल में ही हो गए थे, आपको पता होगा, अप्रैल के आखिर में। पर और लक्ष्मण शायद कम लोग जानते हैं, इसी वजह से ये जो तारीख भी बढ़ाई गई, इसी उसका कारण क्योंकि जो चेंजेस हुए थे बजट में, उनको यूटिलिटीज में कन्वर्ट करना वो एक सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है। आपने ठीक कहा, थोड़े दिन इंतजार करिए हिरजानी साहब, आपको ये ITR 2 दिखना शुरू हो जाएगा और आप ITR 2 उस टाइम डाउनलोड करके और उसको ऑफलाइन भरिए, ऑनलाइन भरिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हालांकि ये बता दूं कि जो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, जब इस शो की रिकॉर्डिंग हो रही है तब तक ये नहीं दिख रहा है। हो सकता है जब तक आप देखें तब तक दिख भी जाए। कभी भी वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि समय काफ़ी है, तो एक आध दिन बाद भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेडलाइन से काफ़ी पहले भर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो रहीम साहब तो आप टैक्स गुरु संपर्क करिएगा, और भी दिक्कतें होंगी तो उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जी हाँ, जब आप सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें, ताकि ऐसे ही सीधे आपको टैक्स गुरु से, टैक्स एक्सपर्ट से रूबरू करा सकूं और आपकी हर उलझन को दूर कर सकूं। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।